Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we have come up with another section of capital gain tax. We will discuss section 48 of the Income Tax Act 1961, which talks about method of computation of capital gain. Okay, so let's start. So section 48 gives us the format to calculate capital gain. हम जो capital gain compute करते हैं सेल वैल्यू से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफर कॉस्ट जो माइनस करते हैं, वो का मेथड जो है वो हमें सेक्शन 48 बताता है. क्या मेथड है? वेरी सिंपल. फर्स्ट हम क्या लेते हैं? सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर incurred wholly and exclusively in connection with transfer. ट्रांसफर से रिलेटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं लाइक ब्रोकरेज वगैरह का जो कॉस्ट है वो हम माइनस कर देते हैं. एंड देन हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो कि सेल वैल्यू से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर को हम माइनस कर देते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सेक्शन 48, हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 48. नाउ सेक्शन 48 के कुछ 7 प्रोवाइजो है, 7 एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोवाइजोस को हम लाइन टू लाइन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड प्रोवाइजो. सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एंड यू रिमेंबर ऑल्सो, ये प्रोवाइजो के नाम्स को आप रिमेंबर रखिए. सेकेंड प्रोवाइजो, सेकेंड प्रोवाइजो सिंपली सेज कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे वो हम इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह हमें इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के जगह हमें इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है. इस इंडेक्सेशन का जो ये बेनिफिट है ये हमें सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 प्रोवाइड करता है. और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं CII से और डिवाइड करते हैं CII से. CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. ठीक है, इन्फ्लेशन के कॉस्ट को, इन्फ्लेशन को कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करने को बोलते हैं. तो CII से मल्टीप्लाई, CII से डिवाइड. अब आता है कौन से ईयर का CII. ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो होगा CII ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. जिस साल में आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो उस साल का CII, और डिवाइड करेंगे कौन से ईयर के CII का, उस ईयर का CII जिस वक्त आपने एसेट को फर्स्ट टाइम होल्ड किया था. ओके, द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SAC. तो या फिर इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला भी डेट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला डेट भी बोल सकते हैं. इसमें एक पॉइंट ये है क्या कि अगर आपने 1/4/2001 के पहले कोई कैपिटल एसेट खरीदा था तो जब CII होगा वो आपको 1/4/2001-2 का ही लेना पड़ेगा, जो कि है 100. यहाँ देखिए 2001-2 100. सो 1/4/2001 से पहले का अगर एक्विजिशन है तो हम 100 ले लेंगे CII, जो कि CII है यह 2001-2 का. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे CII जिस साल में हमने एसेट ट्रांसफर किया है और डिवाइड करेंगे CII जिस साल हमने इंप्रूवमेंट किया है. जब आपने इंप्रूवमेंट किया उस साल का CII. तो आई होप इंडेक्स कॉस्ट इज क्लियर टू यू. नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48. First proviso to section 48. Okay, now before starting this, let us give me a small background कि why this first proviso to section 48 was introduced. Okay, suppose you are a non-resident, and you made an investment of 100,000, $1,00,000 का आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और उस वक्त USD और INR का जो कन्वर्जन रेट था, एक USD के बदले आपको 50 रुपीज देना पड़ता था.
ठीक है, अज्यूम कीजिए। सो $1,00,000 और $1 का वैल्यू है INR 50। तो मैं INR में पूछूं कितना अमाउंट हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100,000, 50 लैक्स। सो एक NR नॉन रेसिडेंट ने 50 लाख रुपया इंडिया में इन्वेस्ट किया। उसने इंडिया की एक लिस्टेड कंपनी, कोई भी आप एज्यूम कर लो, उसका शेयर्स खरीदा था। उस समय प्राइस चल रहा था 100 रुपीज पर शेयर। तो बताइए 50 लाख में कितने शेयर्स उसने खरीदे होंगे? 50 लैक्स डिवाइड बाई 100 रुपीज, 50,000 शेयर्स उसने खरीदे। सो 50,000 शेयर्स खरीदे बाई इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 50 लैक्स। 3 साल बाद में वो शेयर का दाम बढ़ गया, ऑब्वियसली 100 रुपए से हो गया 200 रुपए। शेयर का दाम बढ़ के हो गया 200 रुपए, और 3 साल बाद उसने डिसाइड किया नॉन रेसिडेंट ने कि चलिए अब मैं इस शेयर्स को 50,000 शेयर्स को बेच देता हूं और पैसे घर ले जाता हूं। तो ठीक है, उसने सेल किया। कितना नंबर ऑफ शेयर सेल किया? 50,000। एक शेयर का दाम कितना है? 200 रुपया। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, आप कैलकुलेट कीजिए, 1 करोड़। सो INR 1 करोड़ का उसको सेल वैल्यू मिल गया। ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसको मिल गया। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट उसने $1,00,000 का किया था। ठीक है, तो INR 1 करोड़ उसका वैल्यू हो गया। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पे आप अज्यूम कर लीजिए कि 3 साल बाद में जो $1 का रेट है वो 50 रुपया ही है। आई नो ये बहुत ही वेग एजम्पशन है, बट अज्यूम कर लीजिए कि आज भी 50 रुपया है $1 का। तो 1 करोड़ को अगर आपको मैं बोलूं INR 1 करोड़ को कन्वर्ट कीजिए 50 रुपए के रेट से, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 50, $2,00,000। तो उस नॉन रेसिडेंट को 3 साल बाद में $2,00,000 मिल गए। ठीक है, $2,00,000 मिल गए यहाँ पे। बट क्या आपको लगता है कि रेट, जो $1 का रेट 50 रुपया विच आई एम सेइंग, वो सेम रहेगा? अब रियलिटी में चेक करते हैं। 1 साल बाद में, 3 साल बाद में जो डॉलर का रेट है वो हो गया 70। एक्चुअल में हो कितना गया? 70। अब वापस से 1 करोड़ को कन्वर्ट कीजिए, 1 करोड़ को कन्वर्ट कीजिए 70 रुपीज का रेट लेके, तो आएगा 1,42,857। आप कैलकुलेटर में चेक कीजिए US डॉलर। तो 1,42,857 US डॉलर आया। तो आप देखिए US डॉलर गिर गया 2 लाख से, कितना हो गया? 2 लाख से हो गया 1,42,857। और किसके वजह से हुआ? कन्वर्जन के वजह से। इंडियन रूपी डेप्रीशिएट कर गया, है ना। जहां पे $1 का आपको 50 रुपया देना पड़ता था, 3 साल बाद आपको 70 रुपया देना पड़ रहा है। तो उस नॉन रेसिडेंट का जो कमाई है वो आप देखिए 2 लाख से गिर के 1,42,857, जस्ट बिकॉज हमारा इंडियन रूपी डेप्रीशिएट हुआ, उसके वजह से एक नॉन रेसिडेंट को भारी नुकसान हुआ। तो क्या आपको लगता है नॉन रेसिडेंट ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका करेंसी का जो रिस्क है, फॉरेन करेंसी जो करेंसी रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, इन ऑर्डर टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि नॉन रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए और उनको करेंसी का रिस्क नहीं उठाना पड़े, इसीलिए फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 लाया गया। और इस फर्स्ट प्रोवाइजो के थ्रू कैपिटल गेन का जो कंप्यूटेशन है उसको चेंज कर दिया। उसका कंप्यूटेशन अब हम देखेंगे। सो वो कंप्यूटेशन क्यों आया, उसका रीजन है ये। नाउ लेट अस सी फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल किस पे है? ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट पे। आप फॉरेन कंपनी भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, दोनों ही इसमें कवर्ड है। कब प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? जब नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। वो डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, येन हो सकता है, कोई भी फॉरेन करेंसी अगर आप इंडिया में यूज करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। पहला, नॉन रेसिडेंट पे फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से। तीसरा, शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर के केस में ये एप्लीकेबल है। और वो शेयर्स और डिबेंचर्स इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
ठीक है, सो वेरी क्लियर। व्हेन, तो हम अगर पूछे सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोवाइजो कब लगता है, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, व्हेन ही मेक्स इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। क्लियर। 112A अज्यूम करना होगा कि एप्लीकेबल नहीं है। अगर सेक्शन 112A पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड, तो 112A लगता है। अगर 112A लग गया, सो फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन और फर्स्ट प्रोवाइजो जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होगा। सो सेक्शन 112A जो है वो अगर लग गया तो आप फर्स्ट प्रोवाइजो को भूल जाइए, सेकंड प्रोवाइजो को भी भूल जाइए, इंडेक्सेशन भी नहीं है और फर्स्ट प्रोवाइजो का भी बेनिफिट नहीं है, तो 112A एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम जब एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, तो आपको कंप्यूटेशन इस प्रोवाइजो के अंडर में करना होगा, और री इन्वेस्टमेंट, पैसा री इन्वेस्ट करने के केस में भी आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने ऑलरेडी बोल दिया, इंडेक्सेशन नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट प्रोवाइजो जब लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इंडेक्सेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर होगा क्या, अगर मेरे पे फर्स्ट प्रोवाइजो लग गया, सो व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं, यू विल कैलकुलेट कैपिटल गेन, सेल वैल्यू आप निकालोगे, उसमें से लेस क्या करोगे, एक्सपेंडिचर इन रिलेटेड टू ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस देन, जैसे सेल वैल्यू है वैसे सेल वैल्यू लेना है, एक्सपेंडिचर माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज आपको सभी अमाउंट को कन्वर्ट करना होगा फॉरेन करेंसी में, सभी अमाउंट को कन्वर्ट करना होगा फॉरेन करेंसी में। आप कैपिटल गेन कैलकुलेट किस करेंसी में करोगे, फॉरेन करेंसी में, तो आपको सेल वैल्यू, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तीनों को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। कौन सी फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी जिसको आपने इनिशियली यूज किया था इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने डॉलर इन्वेस्ट किया था तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, अगर आपने पाउंड यूज करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया तो पाउंड में कन्वर्ट करना होगा वापस। अब क्वेश्चन आपका आएगा, सर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट तो कर देंगे, बट रेट कौन से दिन का लेंगे, रेट कौन से दिन का लेंगे और रेट कौन सा लेंगे, हम लोग को तो रेट चाहिए, रेट कहाँ से आएगा, तो वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि कौन सा रेट लेना है और किस दिन का रेट लेना है। ये कंप्यूटेशन का जो मेथड है वो हमें बताता है रूल 115A, इनकम टैक्स का 115A रूल जो है वो हमें बताता है कि ये कन्वर्जन कैसे करना है। जो रेट आप बार बार पूछ रहे हैं सर कौन सा रेट लेना है, वो लेना है एवरेज। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर और बीआर का मतलब होता है बाइंग रेट। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर और एसआर का मतलब होता है सेलिंग रेट। सो मान लीजिए टीटी बीआर जो है वो है 40 रुपया और टीटी एसआर जो है वो है 50 रुपया। इसका एवरेज निकालो, क्या होगा, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 45 होगा एवरेज रेट, ये हम अज्यूम कर रहे हैं जस्ट। सो ऐसे निकालना है एवरेज रेट। सो एवरेज रेट ले लिया। सर व्हाट इज टीटी बीआर एंड व्हाट इज टीटी एसआर। टीटी बीआर एक वो रेट है कि अगर आप बाहर से, इंडिया के बाहर से अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको किस रेट पे कन्वर्ट करेगा, वो होगा टीटी बीआर बाइंग रेट। और जब इंडिया से फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है तो इंडिया से अगर आप पैसे बाहर भेज रहे हो तो किस रेट में कन्वर्जन होगा, वो होगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, बट वो रेलेवेंट नहीं है। आपको सिंपल टीटी बीआर और टीटी एसआर को एवरेज निकाल के कन्वर्जन कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेट, किस डेट का लेना है। सो नंबर 3 अमाउंट आपको कन्वर्ट करना है। पहले सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवरेज रेट से, एवरेज ऑफ टीटी बीआर एसआर
और किस दिन का रेट लेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उस दिन का रेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर का जो मेरा कॉस्ट है उसको कन्वर्ट करना है, अगेन एवरेज टीटीबीआर इन टीटीएसआर रेट, और रेट कौन से दिन का लेना है, ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर किया, जिस दिन सेल किया। और नेक्स्ट कन्वर्जन किसका है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे, किस दिन का, जिस दिन हमने एक्विजिशन किया, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन का टीटीबीआर और टीटीएसआर का एवरेज। सो क्या होगा इससे, हमारा फॉरेन करेंसी में आ गया मेरा कैपिटल गेन। सो फॉरेन करेंसी में मेरा आ गया कैपिटल गेन। इस फॉरेन करेंसी के कैपिटल गेन को आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। कैपिटल गेन जो आपका निकला फॉरेन करेंसी में उसको रीकन्वर्ट करना होगा इंडियन रुपीज में, और इसको कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सिंपल, आपको डेट याद रखना है और कौन सा रेट लेना है वो ध्यान रखना है। सब जगह एवरेज रेट लेंगे, बट फाइनली जो फॉरेन करेंसी को फिर से आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स तो हमें इंडियन करेंसी में ही पे करना है, तो आईएनआर में वापस कन्वर्ट करना होगा, उस समय टीटीबीआर रेट लेंगे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, आइए एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं अपने इस, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आराम से। A non-resident purchases shares of a listed company, ठीक है, on 1st February 2015 by remitting US dollar. So a non-resident purchase shares of listed company on 1st February 2015 by remitting US dollar. So first of all, क्या सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं से फर्स्ट प्रोवाइजो 48 लगेगा, तो आपको पहले ये अज्यूम करना होगा इस एग्जाम्पल में कि 112A इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जस्ट आप अज्यूम कीजिए कि 112A इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज अगर 112A लग गया तो हम फर्स्ट प्रोवाइजो में नहीं जा सकते। सो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का एग्जाम्पल वी आर सीइंग। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,60,000 रुपीज, 5,60,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, शेयर्स कितने में खरीदे, 5,60,000। उस शेयर्स को जो आपने 1 फरवरी 2015 में खरीदा था उसको आप बेच रहे हो 1 फरवरी 2021 में। 1 फरवरी 2021 में हम उस शेयर्स को बेच रहे हैं। सेल कितना में कर रहे हैं, 10 लाख। सो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें पता चल गया 10 लाख। हम जो शेयर्स बेच रहे हैं उस पे हम कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी पे कर रहे हैं, और वो खर्च करने का दिन है 29 दिसंबर 2020। 29 दिसंबर को हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया। कितने का किया एक्सपेंडिचर, 7,000 का एक्सपेंडिचर। कॉस्ट है 560, फुल सेल वैल्यू है 10 लाख, 7,000 का एक्सपेंडिचर किया हमने। ठीक है, 20 मार्च 2021 को, ठीक है, 20 मार्च 2021 को जो 10 लाख रुपए आए थे सेल करके, उसमें से 4 लाख रुपए को फिर से इन्वेस्ट कर दिया उसी शेयर्स में। 4 लाख री इन्वेस्टेड आउट ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो नए 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शेयर खरीद लिया एंड उसको बेच दिया 31 दिसंबर 2021 को 8 लाख रुपए में। तो ये वाला जो री इन्वेस्टमेंट है वो अभी एक बार आप इग्नोर कीजिए। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट दिस by applying first proviso to section 48। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग तो सिंपल है, 1 फरवरी को खरीदा और 1 फरवरी 2021 को बेच दिया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करना है। सो सबसे पहले क्या चाहिए, सेल प्राइस 10 लाख रुपया है मेरा सेल प्राइस। इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, फॉरेन करेंसी में। कौन से डेट का फॉरेन करेंसी एवरेज रेट लेना है हमें, डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने कब बेचा है, लेट मी क्लियर द एरिया फर्स्ट। ठीक है, सो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है,
डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 फरवरी। 1 फरवरी का एवरेज रेट ले लीजिए, जस्ट चेक दिस बॉक्स। 1 फरवरी 2021 को एवरेज रेट क्या है मेरा, 63 TTBR है, 65 TTSR है। तो 63 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 करके एवरेज रेट निकाल लीजिए, और इस 10 लाख जो INR है उसको कन्वर्ट कर लीजिए फॉरेन करेंसी में। सो 10 lakhs डिवाइडेड बाई एवरेज रेट, एवरेज रेट आई होप आपको पता है 63 प्लस 65 डिवाइड बाई 2। सो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, आएगा $15,625, $15,625। आई होप कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, लेस करेंगे ना क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5,60,000, इसको भी कन्वर्ट करेंगे कौन से करेंसी में, US डॉलर में। 5,60,000 को भी करेंसी डिवाइड कर दो। एवरेज रेट किस दिन का लेंगे, जिस दिन हमने शेयर परचेज किया। शेयर परचेज कब किया था, 1 फरवरी 2015 को। 1 फरवरी का एवरेज रेट ले लो, ये रहा 1 फरवरी 2015। 54 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 एवरेज, तो 5,60,000 डिवाइड बाई एवरेज रेट कैलकुलेट कीजिए, आएगा 10,181, 10,181। तो कॉस्ट भी निकल गया। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, 7,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया था। एक्सपेंडिचर को किया कब था, एक्सपेंडिचर किया था 29 दिसंबर। तो क्या 29 दिसंबर का एवरेज रेट लेंगे, नहीं, डेट ऑफ ट्रांसफर का हमें एवरेज रेट लेना है। डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021 का रेट है 63 और 65, 63 और 65 एवरेज निकाला, डिवाइड बाई 2 करके 7,000 डिवाइड बाई एवरेज रेट कितना आएगा, 109, 109। सो 15,000 माइनस 10,000 माइनस 109, पॉइंट्स को इग्नोर कर दीजिए। USD 5,334 का कैपिटल गेन निकल आ गया लॉन्ग टर्म। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमको इसको पे तो टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इंडियन करेंसी में करना होता है, तो इसको इंडिया में वापस कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए कौन से दिन का रेट लेंगे, जिस दिन ट्रांसफर किया। ट्रांसफर हमने कब किया है, 1 फरवरी 2021 को, और उस दिन का TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट कितना है, 63। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मल्टीप्लाई करो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट से, 63 मल्टीप्लाइड बाई 5,334, answer is INR 3,36,042, you can calculate। so 3,36,042 मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो इस तरीके से हम नॉन रेसिडेंट के केस में कंप्यूट करेंगे, और ये एक मैंडेटरी सेक्शन है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, आपको करना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी सेक्शन, मैंडेटरी प्रोवाइजो। अब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है जब जब आप शेयर, जब जब आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब जब आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने क्या किया था पिछले एग्जाम्पल में, 10 लाख रुपए में जो बेचा था उसमें से जो 4 लाख रुपया फिर से इन्वेस्ट कर दिया था 20 मार्च को, और 31 दिसंबर मतलब करीब करीब 8-9 महीने के अंदर उसको सेल कर दिया 8 लाख रुपए में। तो इसका भी हमें फिर से कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस सी। तो री इन्वेस्टमेंट का भी हम लोगों को कैपिटल गेन इसी तरीके से निकालना होगा। सो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल लीजिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग 20 मार्च को हमने फिर से इन्वेस्ट किया था, और एक दिन पहले 30 दिसंबर 2021 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, 8-9 महीना ही हो रहा है। तो सेल प्राइस हमें पता है कि हमने 8 लाख रुपया में बेचा है। 8 लाख को किस डेट पे कन्वर्ट करेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर, और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर है 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 का रेट है 67 प्लस 69 डिवाइड बाई 2, ठीक है, निकाल लीजिए। 8 लाख डिवाइड बाई 67 प्लस 69 डिवाइड बाई 2, 11,765, ये आ गया मेरा US डॉलर। नेक्स्ट, कॉस्ट कितना था, 4 लाख रुपया पैसा लगाया था, 4 लाख रुपया को डिवाइड करो एवरेज रेट से। ये कौन सा रेट लेंगे, जिस दिन हमने एक्विजिशन किया। एक्विजिशन किया था 20 मार्च को, 20 मार्च को 68 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाई दैट रेट, तो कितना आ जाएगा 5,797। पॉइंट्स में अगर आ रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया 11,000 माइनस 5,797, 5,968। अब इस US डॉलर में जो कैपिटल गेन आया है उसको इंडिया में ले आओ वापस कन्वर्ट करके, TTBR रेट यूज करके ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट क्या है, 31 दिसंबर का TTBR 67,
67 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3,99,856। सो इस तरीके से हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे बाय अप्लाइंग द फर्स्ट प्रोवाइजो। तो फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो क्लियर है। अब छोटे छोटे प्रोवाइजो है। थर्ड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो जो मैंने आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो जाएगा तो उस समय फर्स्ट प्रोवाइजो वो नॉन रेसिडेंट वाला वो आप नहीं ले सकते। सेकंड प्रोवाइजो जो कि इंडेक्सेशन है वो भी आप नहीं ले सकते, ये क्लियर है। फोर्थ प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो बोलता है कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हो तो आप इंडेक्सेशन लेते हो ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोलता है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा जब जब कभी आपको लॉन्ग टर्म गेन होगा फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन वैसे ही नहीं लगता, लॉन्ग टर्म में आपको नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स और डिबेंचर क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल माने जाते हैं, माना जाता है कि इसमें ज्यादा कुछ चेंज आता नहीं है, ठीक है। बट दो ऐसे बॉन्ड है जहां पे इंडेक्सेशन मिल जाएगा। दो बॉन्ड कौन से हैं? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को इंडेक्सेशन मिलेगा, बाकी कोई भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिफ्थ प्रोविजो लास्ट में देखेंगे। सिक्स्थ प्रोविजो क्या है? सिक्स्थ प्रोविजो बोलता है कि अगर आपको कंपनी का जो ईसॉप का स्कीम होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स ईसॉप इशू करता है तो बोलता है अगर आपको ईसॉप में कोई शेयर्स डिबेंचर्स कुछ मिला है कंपनी से, ठीक है, और उसको आप गिफ्ट कर देते हैं या इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, ठीक है, गिफ्ट या ट्रस्ट के में ट्रांसफर कर देते हैं, इररिवोकेबल होना चाहिए। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो फुल वैल्यू क्या लेंगे, मतलब सेल वैल्यू क्या होगा उस केस में? तो बोलता है कि मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में ट्रांसफर किया उस जिस दिन में ट्रांसफर किया उस दिन का मार्केट वैल्यू जो होगा वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेवेंथ प्रोवाइजो। सेवेंथ प्रोवाइजो क्या है? सेवेंथ प्रोवाइजो सिंपल है कि जैसे हम शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के जब शेयर्स डिबेंचर्स लिस्टेड कंपनी के शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसटीटी लगता है, हमें पता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। वो हमारे एक तरह से खर्चा है, बट वो खर्चा हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय माइनस करने को नहीं मिलेगा। एसटीटी जो है, जो आपका एसटीटी लगता है, उसको आप कभी भी कैपिटल गेन कैलकुलेट जब करोगे तो उसको माइनस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक है। दिस वी ऑलरेडी नो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्रोवाइजो। फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 क्या बोलता है? फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 जो है वो बात करता है रुपया एप्रिशिएट, रुपी एप्रिशिएशन के कारण अगर किसी नॉन रेसिडेंट को फॉरेन एक्सचेंज का गेन होता है तो वो गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम कैपिटल गेन। आराम से पढ़ते हैं। रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड क्या होता है? रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो बॉन्ड्स है जो रुपी टर्म्स में है ताकि इन फॉरेनर्स, नॉन रेसिडेंट्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। नॉन रेसिडेंट्स या फॉरेन फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, ठीक है। ये इंडिया के बाहर भी इशू हो सकते हैं, फॉरेनर्स डायरेक्टली उसमें रुपया में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको करेंसी का रिस्क ना हो, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन अगर कुछ होता है, फॉरेन एक्सचेंज गेन कुछ होता है, ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज गेन कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ में आएगा। जैसे एक इंडियन कंपनी ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आरडीबी इशू किया जिसका इंटरेस्ट रेट था 5% और कितना का, एक बॉन्ड कितने का था? 50,000 का, ठीक है। तो आरडीबी इशू किया 50,000। एक नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में पैसे रेमिट किए, यूएस डॉलर 10,000 रुपए इंडिया में भेजे और इन बॉन्ड्स को अप्लाई कर दिया। जब उस बॉन्ड्स को अप्लाई किया तो $1 का दाम 50 रुपया था, ठीक है। सो $10,000 उसने भेजे थे, $1 का दाम 50 रुपया था, ठीक है। तो $10,000 से उसने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 5 लाख, ठीक है। कन्वर्ट किया ना, 10,000 को आप कन्वर्ट कर लो INR में
तो 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये जो बॉन्ड्स है ये रिडीम हो गए। रिडीम का मतलब होता है वापस कर देना। तो जो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस कर दिया, सेम टू सेम एट पार, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, जितना पैसा लिया था वो वापस से दे दिया। 5% का कूपन रेट वो तो हर साल देता ही था। तो जो रिडीम किया उस वक्त जो यूएस डॉलर का रेट चल रहा था 1 USD का, वो हो गया 45, कम हो गया। 50 रुपया पहले देना पड़ता था $1 का, अब 50 रुपया नहीं 45 रुपया देना पड़ रहा है। तो रुपया क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया, रुपया एप्रिशिएट हो गया। अब वो 5 लाख रुपया जो आपको मिला है उसको फिर से यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। 5 लाख डिवाइड बाई 45, तो आपको मिलेगा 11,111.11 US डॉलर। तो आप लाए कितना थे इंडिया में, 10,000, बट आप ले जा रहे हो कितना है, 11,111। ये फायदा आपको क्यों हुआ, क्योंकि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो गया, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण आपको ये फायदा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल 11,111 जो आपको मिला है, सॉरी 1,111 जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। आई होप दिस इज क्लियर। So this was a discussion on section 48. If you have any doubt, do write me in the comment box. Thank you.